बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और खुशामदेद। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं आज सियासत के मैदान में, मुल्क की सियासत के हवाले से। पहले तो ये कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, मगर इंसाफ के नाम पर जो पार्टी बनी है उसमें से किसी को भी NRO नहीं दिया जाएगा। हुकूमत गिराने के अगर ख्वाहिशमंद हैं तो अपना शौक पूरा कर लें और किसी ग्रुप की तरफ से हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पहले तो इस्लामाबाद के अंदर कोर कमेटी के इजलास और फिर उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो मुलाकात की है उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को वाज़ेह कर दिया। इस पर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ पंजाब की सियासत की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आने को तैयार है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब हमें काफ़ी ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं जब से वो जेल से वापस आए हैं, मगर अब के बाद जो कल एक बड़ी तब्दीली आने वाली है या मुतवक्की है, चौधरी निसार साहब ने भी इसका ऐलान किया है, कल बरोज़ पीर वो हलफ उठाएंगे। क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, इसके ऊपर बात होगी। और अगले महीने जून में FATF का इजलास भी होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये इम्तिहान अब की बार कैसा रहेगा, क्योंकि 27 में से 26 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। वो एक पॉइंट कौन सा है जो अभी तक नामुकम्मल है और सूरत हाल क्या बनेगी, इसके अलावा दीगर भी हम खबरें जिसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, इमरान खान की इजलास की तरीन ग्रुप की इसके ऊपर मैं बात करूंगी, मगर चौधरी साहब कल हलफ लेने जा रहे हैं। ऐसी अफवाहें क्यों गर्दिश कर रही हैं कि कुछ सोचा जा रहा है पंजाब हुकूमत उन्हें हलफ नहीं उठाने देगी? चौधरी साहब के करीबी हल्के ये कह रहे हैं कि उनके सियासी मुखालफिन जो हैं वो नाम भी लेते हैं राजा बिशारत का, और हत्ता कि चौधरी परवेज़ इलाही का भी वो चाहते हैं कि हल्फ न उठाएं, और वो इसके लिए तैयार। वो हालांकि वो कहते हैं कि एक हफ़्ता पहले मैंने इत्तला दे दी थी सेक्रेटरी को, खान मोहम्मद गालिबन उनका नाम है, और दूसरे मुतल्लिका स्टाफ को भी। तो अगर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि वो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको पता है वो एक आर्टिकुलेट आदमी हैं और एक नया क्राइसिस खड़ा हो जाएगा और इससे हुकूमत को हासिल कुछ होगा नहीं। मेरा ये भी ख्याल है कि इमरान खान इसमें मुदाखलत करेंगे, इसलिए कि वो पंजाब की वजारत कानून से अगर उन्होंने कहा कोई रास्ता निकाले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई रास्ता निकल सकता है, इसलिए कि अभी नोटिफिकेशन तो उसका हुआ नहीं है और वफाकी वजारत कानून की राय बरक्स है, वो समझते हैं कि हल्फ उठा सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है मामला रुक जाएगा, और अगरचे उनके मुखालफिन कोशिश तो कर रहे हैं बकौल उनके। ठीक है, लेकिन हारून साहब अगर एक मिनट के लिए इस चीज़ को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इमरान खान साहब इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं करते, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है करेंगे वो मुदाखलत। ठीक है, ये हो नहीं सकता है, इसलिए कि वो उनके लिए बहरहाल सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, उनके क्लास फेलो भी हैं, उन्हें वो ऑफर्स भी करते रहे हैं, पार्टी में शामिल करने की कोशिश करते रहे। तो एक नया महाज वो खड़ा करना नहीं चाहेंगे। पहले ही जहांगीर तरीन वाले महाज की वजह से उन्हें दुश्वारियों का सामना है, वरना PDM तो टूट चुकी थी और उनके लिए हालात बड़े साजगार थे। तो मेरा नहीं ख्याल वो अपने लिए एक नया मसला पैदा करना। ठीक है, लेकिन हारून साहब ऐसा लगता है जिस तरह से आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की है, मामला जूं का तू ही है। अफवाहें तो यही थी कि शायद सुलह हो गई और मीडिया पे ये सारी चीज़ें आ रही थी, मगर आज इमरान खान साहब अगर इजलास में ये बात करते हैं कि उसूलों पर मैं समझौता नहीं करूँगा, अगर कोई ग्रुप मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, हुकूमत गिराने का शौक रखता है तो ये भी कर ले, तो क्या ये अफवाहें दुरुस्त है? क्या इनकी तस्दीक आप करते हैं कि इनके दरमियान कोई सुलह नहीं हुई? देखिए, ये तो अगले चंद दिन में पता चलेगा अफवाहें दुरुस्त हैं या नहीं हैं। अंदेशे दोनों तरफ से जाहिर किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे ही ये बजट पास होगा उसके बाद 2 जून तक या उसके बाद भी हो सकता है कि वो उनकी ज़मानत है, उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। वो सरप्राइज़ का एलिमेंट वो भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप गायब हो सकता है या हो सकता है वोट न दे और उसके नतीजे में हुकूमत ख़त्म हो जाए। खान साहब ने वहाँ ये भी कहा, जो रिकॉर्ड पर नहीं आया है, कि जो ये वज़रा बयानात दे रहे हैं सूबाई हुकूमत, पंजाब हुकूमत में शामिल, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर उनसे उनके साथियों ने कहा कि ऐसा न करें, अभी उन्हें मौका दें, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो उस मौके पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और दोनों तरफ से अंदेशे हैं, और अंदेशे इस कदर शदीद हैं कि ये अफवाह भी सुनने में आई है कि बिलवास्ता तौर पर शाह महमूद से रब्ता किया है जहांगीर तरीन ने। और उनसे ये कहा है कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। तो जाहिर है वो तो मुस्तकिल उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा के शाह महमूद, इसमें तो किसी को शुबह नहीं है। और वज़ारत उज़्मा की टेम्पटेशन कौन बर्दाश्त कर सकता है? सही। तो इसको हम रूल आउट तो नहीं कर सकते कि इस तरह की कोई चीज़ हो।
लेकिन अभी ये अफवाहें हैं, अभी ये अंदेशे हैं, और जो दाना लोग हैं वो अंदेशों पे फैसले नहीं किया करते। सही, यानी एहतियात तो की जाती है अगर कोई अंदेशा पैदा हो, मगर अंदेशे पे कोई जजमेंट नहीं दी जाती, फैसला नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि बीच में जो लोग पड़े हुए हैं जो बजट मंजूर कराना चाहते हैं वो कोशिश करेंगे बजट मंजूर हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है, फर्ज कीजिए कि वो गायब ही हो जाते हैं, सरप्राइज और मौजूद अरकान की अक्सरियत से बजट पास होना होता है, तो बहरान तो पैदा हो जाएगा। फिर शहबाज शरीफ की कोशिशें भी इसी समत में हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम के इजलास में शरीक किया जाए, इसीलिए ये वो मीटिंग कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी जरदारी साहब के साथ राब्ते में हैं। डॉक्टर क़य्यूम सोमरो के जरिए उन्होंने पैगाम भेजा है कि मैं बच्चों से बड़ा तंग हूँ। बच्चों से मुराद है साहब, कौन से बच्चे? मरीम नवाज, अच्छा, और बिलावल भुट्टो। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये लोग तो जो जोड़ तोड़ हम करना चाहते हैं उसकी सलाहियत नहीं रखते, और बाद औक़ात गैर मोहतात बयानात दे देते हैं, उससे ख़राबी पैदा होती है। अब जरदारी साहब की सेहत अच्छी नहीं है, मालूम नहीं वो जाना चाहते हैं, वो मालूम नहीं वो फैसला क्या करते हैं, लेकिन जाना चाहते हैं वापस पीडीएम में, इसलिए कि पीडीएम में जाने में ही उनकी बेहतरी है, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ती है। देखिए ना, जो केसेस उनके डिले हुए, उनकी ज़मानत हुई अपना शहबाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब ने ये शर्त भी आयद की कि पहले उनके साहबजादे की ज़मानत हो, उनके साहबजादे की ज़मानत हुई, तो अगर वो पीडीएम में है तो उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि अपना ये वो बाद लोग कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग की पोजीशन बढ़ जाती है। अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ऐसी हुकूमत चल तो नहीं सकेगी, बजट पास होना चाहिए, जो कुछ भी होना है वो उसके बाद होना चाहिए, और इलेक्शन अगर होने हैं तो कबल अज़ वक्त वो सियासी पार्टियों के दरमियान इत्तफाक राय से होने चाहिए, इस तरह तो नहीं होनी चाहिए, बराबर तैयारी के ज़रिए होने चाहिए। बहरहाल हर तरह की महल्लाती साजिशें जारी हैं और जारी रहेंगी ता वक्ती के बजट पास ना हो जाए या कोई दूसरी सूरत पैदा ना हो जाए। चलिए, मेरा ख्याल है कि मुख्तदर हल्के जो हैं, जो हालात वैसे जी। हारून साहब, आपकी सारी गुफ्तगू में कई ऐसे सवाल है जो मुझे एक के बाद एक आपसे सवाल अभी पूछना है। चलिए, आपने क़य्यूम सोमरो साहब का जिक्र कर दिया, इसी से मुतालिक बात कर लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि उनके जरिए पैगाम भेजा गया। क़य्यूम सोमरो साहब का इंतखाब मौलाना साहब ने क्यों किया है? और कई तो अफवाहें गई कि शायद सिर्फ हाल अहवाल दरियाफ्त करना था मौलाना साहब ने क़य्यूम सोमरो का, इसीलिए उन्हें कॉल किया उन्होंने। नहीं, हाल अहवाल नहीं दरियाफ्त। क़य्यूम सोमरो साहब का ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लामी से, उसके तलबा ग्रुप से उनका ताल्लुक़ रहा है। वही सबसे अहम ज़रिया है मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्ते का। हमेशा से बरसों से वो उनके ज़रिए राब्ते के ज़रिए रहे। वो लांडी जेल में जब जरदारी साहब थे तो वहाँ पे वो डॉक्टर थे, वहाँ से उनका ताल्लुक़ कायम हो गया, वो उनके साथ शामिल हो गए। वही उन्हें ब्रीफ किया करते थे जब जरदारी साहब मुल्क से बाहर थे, इसलिए वो मौजूद तरीन आदमी हैं, उन पर वो पूरा भरोसा रखते हैं। सही, ठीक है, इसलिए उनके जरिए मैसेज। ठीक है। और दूसरा ये, आपने जहांगीर तरीन ग्रुप की बात की है हारून साहब, चलिए एक मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं वो सरप्राइज दे देते हैं, बजट के हवाले से वो अपना वोट नहीं देते, तो इस तरह से तो उनका अपना भी नुकसान है, उनकी अपनी रुकनियत खत्म हो जाएगी। और दूसरा का ये कहा जाता है कि शायद ये भी एक अफवाह है कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, बजट पास नहीं हो पाता, तो उसी वक्त किसी को वजीर आजम नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल बन सकती है कोई? नहीं होने को तो ऐसी, जब ऐसी सिचुएशन होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, असल में खान साहब को ये बयान देना ही नहीं चाहिए था, ये बात कहनी ही नहीं चाहिए, ये पसे पर्दा करने की गुफ्तगू होती है, ऐलान करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब को भी समझाया गया है, दूसरे लोगों को भी समझाया गया है, खान साहब से भी दरख्वास्त की गई है। लेकिन जब लोग हिजान का शिकार हों और गुस्से में हों और बदएतमादी इस कदर बढ़ जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेच्योरिटी का मुजाहरा तो किसी तरफ से नहीं किया जा रहा। मेरा ख्याल अब भी यही है कि बजट पास हो जाएगा, इसलिए कि मुल्क इस तरह के क्राइसिस का मुतहम्मल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए कि आप यकायक एक बहरान पैदा कर दें। फर्ज कीजिए शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बन जाते हैं या शाह महमूद बन जाते हैं, तो क्या मुल्क में एक बहरान किसी सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएगी? दुरुस्त। और पार्टियों में तो पहले ही डिवाइड है, शहबाज शरीफ का नुक्ता नज़र और है,
उन अरकान असम्बली की अक्सरियत ये चाहती है कि अंडरस्टैंडिंग हो। इस पर ज़ुबैर साहब कह चुके हैं हमारी सुलह हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से, और अपना दूसरे कई लीडर भी कह चुके हैं। तो इसके बाद अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, अब नवाज शरीफ साहब अलबत्ता ये हैं कि वो बहुत पुरएतमाद हैं और वो समझते हैं मैं बहुत पॉपुलर हूँ और मैं एक तूफ़ान खड़ा कर दूँगा और सारा निज़ाम बदल दूँगा और फिर अपनी मर्ज़ी से सारे फैसले करूँगा। ऐसी सूरत हाल नहीं है। इस वक्त पॉपुलर तो वो बस्ती पंजाब में बहुत हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में तो नहीं है, उसका क्या होगा? और बलूचिस्तान में तो नहीं है, सिंध में तो उनकी कोई सीटें नहीं हैं, कोई एक आध सीट वो जीत सकते हैं। पख्तूनख्वा में बराए नाम कुछ उनकी प्रेजेंस है। तो ये तो क्राइसिस उसी के वैसे का वैसा ही रहेगा। तो मसले से कोई हल तो नहीं होगा। कोई बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए सियासतदानों को, और इसीलिए तो कल मैंने इस पर इतना ज़ोर दिया कि भाई कोई मफाहमत होनी चाहिए, कि वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कुछ लोग बुरे कार आएंगे और कोई हल निकल आएगा। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ हारून साहब नून लीग की तकसीम की बात कर रहे हैं। डिवीजन सिर्फ नून लीग में नहीं, पीटीआई के अंदर भी डिवीजन है। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी बचती है जिसका कहा जा सकता है कि उसके अंदर किसी किस्म की पीटीआई में बहुत डिवीजन है। अगर नहीं है, दिलचस्प बात यह, अगर नहीं है तो पीपल्स पार्टी में नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई हरीफ ग्रुप वहाँ है नहीं इतना ताकतवर, और वो लोग ये समझते हैं कि इन्हीं को जीतना है, इसलिए लोग अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए एक और इस्टेब्लिशमेंट छेड़ना नहीं चाहती चीज़ों को, और भी कोई छेड़ना नहीं चाहता। वहाँ पे अगर एक निगरान हुकूमत हो जाए, बेनज़ीर जब मौजूद थी, जरदारी साहब की वो साख तो नहीं है जो बेनज़ीर की थी, तो वहाँ एक सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाम सादक ने बना दी थी ना। अगर एक निगरान हुकूमत बन जाए तो पीपल्स पार्टी में भी डिवीजन हो जाएगी। लेकिन अगर आप कौमी पार्टियों को इस तरह तकसीम करते हैं और मुस्तकिल तौर पर दबाव रखते हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं करते, तो बहरान तो मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगा। खुदा करके तो इकानमी की सूरत हाल ठीक होनी शुरू हुई है, उस पर भी शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, उस पर आगे चल के बात करते हैं। तो ये कोई दानाई की बात नहीं है बात। ठीक है, लेकिन हारून साहब सियासतदानों से दानाई की तवक्को की जाती है, मगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको वो दानाई से बालातर होके सोचते हैं। जैसे मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर तो एक जगह पे रख दीजिए, मसला फ़लस्तीन भी अब इंसानियत से ज़्यादा, मुसलमानों से ज़्यादा सियासी मसला बन गया है। हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ साहब वैसे तो बड़े पॉपुलर बनते हैं, बड़ी आवाज़ उठाते हैं, ट्वीट उन्होंने 2 कर दिए, कोई बयान, कोई वीडियो उनकी जारी नहीं हुई। मरियम साहबा खामोश हैं। अगर वो बहुत बड़े मुसलमान या पाकिस्तानी बनते हैं तो उनको इस बारे में बात करनी चाहिए थी। नहीं, वो नवाज शरीफ साहब का ख़ास मिजाज है, वो अपनी मसलहतों को देखते हैं। देखिए ना, सिर्फ फ़लस्तीन क्या, इंडिया के मामले में उनका क्या एटीट्यूड रहा है। कभी एक बयान दिया, इतनी दफ़ा तो मैंने रिपीट किया है, कोई वजाहत उनकी तरफ से आनी चाहिए थी ना। इंडिया के खिलाफ कोई बयान दिया है मरियम ने? फ़लस्तीन पे कोई बात की है? शहबाज शरीफ साहब ने की है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ सदर नहीं हैं, वो वाहिद लीडर हैं पार्टी के, और जिसको वो जानशीन नामजद करेंगे, अगर वो एग्री करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब को कुछ मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। अगर वो इंसिस्ट करेंगे कि मरियम मेरी जानशीन होगी तो मरियम ही जानशीन होगी। क्या उन्हें इस पर एक ज़ोरदार बयान नहीं देना चाहिए था? आप इंडिया के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना। बरकत ने अपनी किताब में लिखा है कि जंदाल ने उनकी मुलाकात कराई मोदी से खुफिया, तो उसकी आज तक कोई प्रॉपर तरदीद इंडिया से तो नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब के तरदीद करने से क्या होता है? अच्छा, फिर ये है कि अब्दुल बासित जैसी साख का आदमी, अब्दुल बासित की बात कोई मामूली बात नहीं है, जो हमारे हाई कमिश्नर थे। कोई ऐरा बात करे तो हम कह सकते हैं कि कोई उसकी ज़ाती वजह हो सकती है। वो कहते हैं कि ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्हें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों से मुलाकात नहीं की। वो कहते हैं कि सुलेमान शहबाज शरीफ साहब का फर्जंद उन्हें फ़ोन करता था कि वीज़े जारी करो, और बाद औक़ात इतना दबाव होता था कि मुझे जारी करने पड़ते थे, मैं कोशिश करता था। फिर ये सब जानते हैं कि जब वो मोदी की हलबर्दारी के मौके पर गए तो उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और एक साहब जो हैं मीडिया के बाद लोग थे, हाई कमिश्नर को इत्तला नहीं दी, उनकी फैक्ट्री में इंडियंस काम करते रहे, आज तक उसकी प्रॉपर तरदीद नहीं हुई है। फिर वो यहाँ तक उन्होंने एक दफ़ा कह दिया मुजफ्फराबाद में खड़े होकर कि इतना जुल्म तो भारतीय फ़ौज ने नहीं किया कश्मीरियों पे जितना पाकिस्तानी फ़ौज ने किया। और वो जब ये बात उन्होंने कही जिस इलेक्शन में, तो उसमें वो हार गए थे बहुत बुरी तरह, उसका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हुआ था। पाकिस्तानी फ़ौज ने कश्मीरियों पे कौन से मज़ालिम किए हैं?
तो देखिए ना, वो तो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ तक लोग कहते हैं, अब उसकी कंफर्मेशन मैं इस वक्त नहीं कर सकता हूँ, इसकी तहकीक करनी चाहिए और अखबार नवीस ही ये कर सकते हैं जो गैर जानबदार अखबार नवीस हैं, कि हसन नवाज़ के और उनके भाई हुसैन नवाज़ के बाद पार्टनर यहूदी हैं। ये तो मैं वसूख से आपको कहता हूँ कि जब पनामा केस चल रहा था तो उनका वकील एक यहूदी था और उनको प्रोटेक्शन देती है बरतानवी हुकूमत। ये किस तरह वो वहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं और किस तरह आसानी से वहाँ रह रहे हैं और किस तरह वो वहाँ इतने कंफर्टेबल हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका ठीक नहीं है इस मामले में। अच्छा, अजमल कादरी कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड अजमल कादरी ने यह कहा, इंटरव्यू दिया एक टेलीविजन को कुछ अर्सा कबल, कि मैं, अजमल कादरी आपके ज़हन में जमीयत उलमा इस्लाम के एक लीडर थे, अब तो वो मुतहर्रिक नहीं है, कि मैं नवाज शरीफ के कहने पे इसराइल गया था, वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की और वज़रा से मुलाकात की थी। फिर ये कहा जाता है कि सऊदी अरब की हुकूमत इसके बारे में हतमी बयान दे सकती है। ये बात गर्दिश करती रही है कि 2005 में इसराइल से कुछ लोहा भेजा गया था, वो जो क्या उसको कहते हैं, इस्तेमाल शुदा जो लोहा होता है जो स्टील मिलों में इस्तेमाल होता है, कि वो सऊदी अरब की हुकूमत ने पकड़ लिया था। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका मशकूक है इस मामले में। तो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा आसान है, खुलकर इस पर बात करें, और मरियम यहाँ मौजूद हैं, वो बयान दे सकती हैं। भाई जुलूस निकल रहे हैं, सारी दुनिया में इस्तराब है, और जहाँ तक मामला पहुँच गया कि रुदवान ने कहा मैं मेरी फौज तैयार है यरूशलेम जाने के लिए, और इस पे तो इत्तफाक राय पूरी कौम में पाया जाता है। तो वो खुल के बात क्यों नहीं करते? वो कोई ट्वीट जो है सुनहरी ट्वीट किए हैं उन्होंने अपना परवेज रशीद साहब ने, तो बात करें ना खुल के। यही तो अलमिया है हारून साहब के, खुलकर इसके ऊपर बात नहीं की गई। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं हारून साहब, देते हैं, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो यहाँ से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। मगर इसके साथ साथ मुआशी आशारिये क्या है, क्या वाकई मईशत बेहतर हो रही है या पहले से भी ज़्यादा बदतर होती चली जा रही है? अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये जो नई वॉर शुरू हो गई है, इसके ऊपर एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, कुछ मैशत के ऊपर बात कर लेते हैं। सियासत तो मैशत के ऊपर भी हो रही है। ऑपोजिशन कहती है कि इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को, लोगों को बेरोजगार कर दिया। महंगाई तो इमरान खान का जुर्म है, मगर माफिया की सरपरस्ती भी इमरान खान साहब का जुर्म है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इतनी बदतरीन सूरत हाल है, इमरान खान साहब भी मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। शौकत तरीन साहब कहते हैं भाई हमने तो मैशत को 4 चांद लगा दिए, 3.94% हमारी ग्रोथ है। क्या वाकई ऐसा है? अच्छा देखिए, उसमें 2-3 सवाल रह गए। मसलन ये आपने नहीं पूछा कि नैब के ख़िलाफ़ क्यों बयान दिया वज़ीर आज़म ने, और इतना सख्त बयान दिया, और शाह महमूद कैसे वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जबकि जहांगीर तरीन की बात कैसे मान सकते हैं, जबकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। बात यह है कि इक़्तिदार की, जैसे मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, टेम्पटेशन बहुत शदीद होती है। और क्यों उन्हें बनाना चाहेंगे? इसलिए उन्हें बनाना चाहेंगे कि अगर वो बन गए तो सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। इस एश्योरेंस के बगैर तो अपोजिशन नहीं मानेंगी, इसलिए कि पीटीआई के तो बहुत थोड़े लोग जाएंगे जहाँ अगर जा सके, वो तो एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। और वो नून लीग पे और पीपल्स पार्टी पे इस हुकूमत का इन्हसार होगा तो मुकदमात ख़त्म होंगे तो तभी होगा ना। और ज़ाहिर है कि ताकतवर लोगों की पुष्टपनाही के बगैर तो ये नहीं हो सकता। एक पहलू ये है। और दूसरा ये नैब के ख़िलाफ़ क्यों बयान दिया उन्होंने? वो अगर आप आज उनका बयान देखें तो उसका लबो लहजा बहुत सख्त है। वो ये समझ रहे हैं इमरान खान कि मुझे धोखा देने की कोशिश की जा रही है, और ज़ाहिर है उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें यकीन दिला रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन में इस मालाती साजिशें परवान चढ़ती हैं। तो नैब के ख़िलाफ़ बयान देने से उन्हें इस वक्त क्या हासिल हो सकता है? ये तो मैं आपसे हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि खान साहब गैर ज़रूरी तौर पे माज खोलते हैं। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, किसी बड़े आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, अपोजिशन लीडरों के साथ नरमी बरती जा रही है हर कहीं हर जगह पे। लेकिन दूसरा पहलू भी तो है ना, उनके अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। ये मोटरवे में उन्होंने किया जुल्फ़ी बुखारी पे, और कहा जा रहा है कि ग़ुलाम सरवर खान की वजारत भी ख़तरे में है। उसमें एक बात मैं आपको बता दूँ बड़ी अहम जी, अटक की ज़मीनों में
अटक की ज़मीनों की कीमत रावलपिंडी से ज़्यादा अदा की गई है, एक तो बहुत गैर मामूली तेज़ी से अदा की गई है, तो उसमें भी वो डटे हुए हैं। वो एक ख़ास इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में है कि ठीक है, अगर मुझे अपोजिशन में जाना पड़ता है तो मैं जाके बैठ जाऊंगा। अब वो असर्ट करने की पोजीशन में, उन्हें ये एहसास है कि अभी तक डिलीवर नहीं किया जा सका। अगर अब कुछ इकानमी में बेहतरी के आसार हैं तो मेरा तो पॉलिटिकल करियर ही ख़त्म हो जाएगा। मेरा वक़ार, उम्र भर जो वक़ार और इज़्ज़त मुझे हासिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हैं वो 2-3 अहम पहलू जिन्हें मलहूज रखना चाहिए कोई तज्जिया करते हुए। एक और सवाल मैशत से हट के हारून साहब, देखिए माजरत के साथ हारून साहब, सवाल ये है, आपने जुल्फिकार बुखारी साहब की बात की है, उन्होंने तो कहा है कि मेरा नाम ECL पे डाल दिया जाए, मैं फरार होने वाला नहीं हूँ, नवाज शरीफ जैसा नहीं हूँ। तो फिर ये बहुत सारे सीनियर लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं कि जुल्फी बुखारी साहब फरार हो जाएंगे, चले जाएंगे मुल्क से? हाँ, ये अफवाह तो है, अब मैं नहीं कह सकता इसमें सदाकत कितनी है। मुमकिन है वो ये समझते हो वो मिन्नत समाजत करके ECL से नाम निकलवा लेंगे और फ़रार हो जाएंगे, लेकिन अगर वो फ़रार हो गए तो पॉलिटिकल कैरियर तो उनका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और बदनाम वो बहुत होंगे, और उससे इमरान हुकूमत को भी बहुत उसकी बदनामी होगी और नाम हर्फ आएगा उस पर। लिहाजा मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है। अब मईशत के ऊपर हारून साहब चलते हैं। अब आप मईशत की बात करूँ अब मैं? जी जी जी। अच्छा, देखिए मईशत का मामला ये है, इसमें पहली मिसअंडरस्टैंडिंग तो पैदा की जनाब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खुद। मसलसल वो ऐसे बयान देते रहे कि मईशत तबाह हो चुकी है, मईशत तबाह हो चुकी है, हालांकि वो इकनॉमिक कमेटी के मेंबर थे, उन्हें सूरत हाल का सही अंदाज़ा होना चाहिए था। फिर वज़ीर बनने के बाद उन्होंने एक अजीब व गरीब बयान दिया कि जो अब हालात ने नादुरुस्त साबित कर दिया, और ख़ुद वो उसकी तरदीद कर रहे हैं प्रैक्टिकली कि 4-5 साल में अगर इकानमी ठीक नहीं हुई तो मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। अब ये कितना सख्त, आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये मुल्क चल ही नहीं सकेगा जी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ये डेटा दुरुस्त है और तरक्की हुई है, और अब वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखिए, दूर से देखना और होता है और करीब से देखना और होता है। देखिए, हुआ ये है कि गंदम की फसल गैर मामूली तौर पे अच्छी हुई है, ठीक, कीमत बढ़ गई। इसकी अब गन्ने से ये किस्सा शुरू होता है। देखिए, 2 कवानीन हुकूमत ने बनाए, 2 चीज़ों पे इंसिस्ट किया। एक तो ये कि नवंबर की बिगनिंग से गन्ने की क्रशिंग शुरू हो जाए। शुगर मिलों की स्ट्रेटजी ये होती थी कि ज़रा ताख़ीर से करें, इसलिए कि उन्हें तो ताख़ीर में कोई नुकसान नहीं होता, गन्ना तो वैसे का वैसे ही रहता है, उसका पानी कम हो जाता है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है जी, उन्हें इसका फ़ायदा होता है। बल्कि दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर अदायगी करें। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था कि सब फैक्ट्रियाँ 15 दिन के अंदर अदायगी कर दें, बहुत कम बर वक्त अदायगी करते थे। अब जब वो कई हज़ार अरब रुपए के किसानों के पास आए, तो गन्ने के काश्तकारों के पास, और नवंबर में जिनकी फसल 5 नवंबर से कटनी शुरू हो गई, कई दिन पहले कटना शुरू होती है ना, वो गन्ने का खेत एक दिन में नहीं कट जाता, उसमें वक्त लगता है। तो नवंबर में आपको पता गंदम की फसल लग जाती है, वैसे अक्टूबर में लगनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गलत रवाज है, नवंबर में लगाई, अगर इंडिया में अक्टूबर में लगती है। नवंबर में जब लग गई तो एक दूसरी फसल लगाने के काबिल हो गए। जब गन्ना बर वक्त कट गया गन्ना, तो फिर दोबारा भी लगाया जा सकता है, उसके लिए तो काफ़ी वक्त होता है। अच्छा, उससे गन्ने के उसका इलाका गंदम का बढ़ गया। फिर ये है कि मौसम का इन्हिसार होता है, कई चीज़ों का कुदरत की तरफ से भी ज़ाहिर है हल मिल गई। अच्छा, दालें ज़्यादा हुई, गंदम जो है वो 2.5 मिलियन टन मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 2.7 कम अज़ कम है, बाद लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उससे पैसा आया किसानों के पास, बेशुमार पैसा आया। दालों की पैदावार बढ़ गई, चने की, मूंग की, मसूर की, वगैरह की। तो फिर एक तो ये ज़राअत में पैसा आ गया ज़्यादा, ज़ाहिर है कि वो इस पोजीशन, जब गन्ने की उन्हें पैसे मिल गए तो वो आड़ती से बीज खरीदने के काबिल हो गए, खाद पेस्टिसाइड खरीदने के काबिल हो गए। एक तो इलाका बढ़ गया काश्त का, एक वो नकद ख़रीदारी के काबिल हो गए, और नकद ख़रीदारी में किसान की बड़ी बचत होती है, आपको मालूम होना चाहिए, 15-20%, 25% का बाद फ़र्क पड़ता है। अब आप इंडस्ट्री को देख लें, इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन का तो आपको मालूम ही है, और कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री नहीं है,
कंस्ट्रक्शन एक बड़ी वसी इंडस्ट्री है, उसमें ईंटें इस्तेमाल होती हैं, सीमेंट इस्तेमाल होता है, सरिया इस्तेमाल होता है, कितनी बेशुमार चीज़ें हैं, रेत है, बजरी है, लकड़ी है, लकड़ी के कारीगर हैं बेशुमार, बेशुमार तरह का उसमें काम होता है, बाथरूम की एसेसरीज़ हैं, आप गिनते जाएं ये कोई 25-30 इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, उसमें जॉब्स पैदा। फिर जनाब अपना टेक्सटाइल में इंडिया और बांग्लादेश के आर्डर आपको मिल गए। इंडिया में तो अब भी सूरत हाल ख़राब है, अब मज़ीद आर्डर भी मिल सकते हैं, वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। उसके नतीजे में मेजर बड़ी इंडस्ट्री जो है उसमें पैसा है 9% मिनिमम, उसमें पैदावार बढ़ी है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। किसको पता था कि कोरोना से इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिंदा हो जाएगी। अच्छा, ये तो डॉक्यूमेंट होता है, इसमें गड़बड़। मैंने पूछा है रिटायर्ड अफसरों से जिनमें से बाद हमारे जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये कोई जाली दादोशुमार थोड़ी बनाया जा सकते हैं, ये तो पूरा सिस्टम है। और वजारत खजाना ने भी वजाहत किया, और वजारत खजाना नहीं बनाती ये कैबिनेट नहीं बनाती, ये प्लानिंग कमीशन बनाता है, इसके लिए अदारे हैं। तो वो तो डॉक्यूमेंट बरामदात में आप कैसे शो कर सकते हैं ज़्यादा बरामदात, वो रिकॉर्ड पे आती हैं, पैसा आता है। जाहिर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है तो पैसा आएगा ना, बैंकों के जरिए आएगा, रिकॉर्ड पे आएगा। फिर आप ये भूल गए कि रेमिटेंसेस जो हैं, तरसीलात ज़र जो हैं, वो ऑलरेडी पिछले साल से बढ़ चुकी हैं, 2 महीने बाकी हैं। कम अज़ कम ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 बिलियन डॉलर बढ़ जाएंगी, बाद लोग कहते हैं 5 बिलियन डॉलर बढ़ जाएंगी। ये वो रकम है जिसके लिए आप IMF के सामने झुक जाते हैं। इसके बाद आप इस पर गौर फरमाइए कि IMF मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, जिसे कर्जा देना है, वर्ल्ड बैंक नहीं कर रहा है, एशियाई तरक्याती बैंक नहीं कर रहा है। तो इन अदारों ने कोई तरदीद की है? अगर वो तरदीद कर दें कि ये दादोशुमार गलत हैं तो हम मान लेंगे। जाहिर है इसका मतलब ये होगा कि हमारी असेसमेंट और हमारा अंदाज़ा गलत है और हुकूमत का दावा भी गलत है। सही। इसाक डार साहब ने जब फिगर्स फज किए थे, जाली दादोशुमार बनाए थे, तो वो छुप तो नहीं सका था ना, उस पर कितना शोर हंगामा हुआ था। पाकिस्तान को नकद जुर्माना अदा करना पड़ा था, मुझे याद नहीं कितने मिलियन डॉलर उस पर। तो अगर ऐसा हो, अगर ये दावे दुरुस्त हों तो इंटरनेशनल अदारे इसको एक्सपोज कर देंगे। अगले चंद दिनों में रिपोर्टें आएंगी, अगर फौरी नहीं तो चंद दिनों के बाद आ जाएंगी। अब एक बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि माहिरीन मईशत का, मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, कि एक माहिर मईशत थे, वो एक अदारे में मुलाजिम है, वो सख्त तनकीद रोज़ करते थे, एक दिन उन्हें हुकूमत ने नौकरी दे दी। अच्छा, ये जितने माहिरीन मईशत हैं जो हुकूमत में हैं उनकी आप राय देखें, और चंद महीने पहले जब हुकूमत में नहीं थे या 2 बरस पहले हुकूमत में नहीं थे तो आप उनकी राय देखें, बिल्कुल बरक्स राय देते हैं। जब नौकरी मिल जाती है तो उनका रवैया बदल जाता है, उन्हें हर तरफ बड़ी खुशहाली नजर आने लगती है। शौकत तरीन साहब ने कहा ना कि ये फिगर बिल्कुल ठीक है, तो जब उन्होंने हल्फ उठाया तो हल्फ उठाने के बाद वो उन्होंने कहा, अलबत्ता ये एक माकूल बात उन्होंने कही है कि भाई टैक्स अगर कलेक्शन नहीं बढ़ेगी तो हालात बेहतर नहीं होंगे, और ये भी अच्छी बात उन्होंने कही कि लाठी मार के नहीं लिया जा सकता टैक्स, उसके लिए तरीक़ेकार वज़ा करना होगा, इंसेंटिव्स देने होंगे। वो कब तरीक़ेकार वज़ा करेंगे हारून साहब? मुद्दत आधी से ज़्यादा तो गुजर गई। दुरुस्त है, बाकी रह गई अपोजिशन। नहीं तो आइंदा के लिए कह रहे हैं ना, वो तो गुजर गया, जो गुजर गया वक्त वो तो गुजर गया, तो आइंदा के लिए कह रहे हैं। अब जरा टैक्स कलेक्शन तो बढ़ सकती है, इसमें कोई शुबा तो नहीं है। वो FBR की तश्कील नौ आप करें और उसमें मॉनिटरिंग करें, और उसमें जो बदतरीन करप्ट लोग हैं उन्हें निकालें। अगर 20-25 आदमियों को भी अगर आप निकाल दें, 30-35 को भी निकाल दें, तो कितना फर्क पड़ेगा। और अगर नहीं है तो 80% टैक्स तो 300 कंपनियां देती हैं, उनके लिए अलग डेस्क आप बना दें। सही। 40 लाख दुकानदारों में से 30 लाख टैक्स नहीं दे रहे ताजरों में से, कोई मजाक है? उसके लिए आपको हाथ फैलाना पड़ता है, दुनिया से कर्ज लेना पड़ता है, उसका सूद अदा करना पड़ता है। 500 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने खर्च किए हैं मेट्रो ट्रेन पे और मेट्रो बसों पे, उसका 30 अरब रुपए सालाना हमें देना पड़ेगा कम अज़ कम। और वो कहाँ से पूरा होगा? यही तो जनरल बाजवा ने सवाल उठाया था, जो इसाक डार ने कहा जी बाद फैसले सियासी भी होते हैं। भी सियासी फैसले क्या मुल्क को मार डालेंगे आप? सूबों को जो पैसे आप देते हैं उसका बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया होता है करप्शन में, और ये 18वीं तरमीम ने बर्बाद कर दिया मुल्क को। टैक्स हम देना नहीं चाहते,
हर तरह की हम सहूलतें चाहते हैं। यानी मालदार आदमी, गरीब आदमी को तो टैक्स आप ले लेते हैं, वो साबुन खरीदता है तो टैक्स देता है, कपड़ा खरीदता है तो टैक्स देता है, चीनी खरीदता है तो टैक्स देता है, खाने का तेल खरीदता है तो टैक्स, हर चीज़ पे वो टैक्स पे करता है। अमीर आदमी टैक्स नहीं देता। ये जो अशराफिया है ये इसने बर्बाद किया है ना मुल्क को। और यही हैं लीडर जो ये कहते हैं कि ना हम पे कभी कोई मुकदमा चले, ना हमारा एहतसाब। सिर्फ अपोजिशन नहीं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, खुसरो बख्तियार भी यही कहता है ना कि हमारा एहतसाब नहीं होना चाहिए, उसकी हीयरिंग ही नहीं हो रही। और नैब पे ये इतराज़ उनका दुरुस्त है इमरान खान साहब का, अगरचे इसका मौका नहीं था कि वो ये बयान देते। ठीक है, चलिए हारून साहब, ऑपोजिशन जो मैशत को लेकर तनकीद कर रही है, एक ब्रेक से वापस आके इस पर तो बात करेंगे, मगर मीडिया पर पाकिस्तान से मुतालिक एक बहुत अहम और बड़ी संजीदा किस्म की खबर है जो वो अपने तरीके से नशर कर रहे हैं। वो खबर क्या है और उसकी सदाकत क्या है, एक ब्रेक से वापस आके वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। हारून साहब, मगरबी मीडिया पे चलने वाली खबर के ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर चूंकि मैशत पे अपोजिशन का स्टांस अभी हमें डिस्कस करना बाकी है। अपोजिशन कहती है कि मुआशी ग्रोथ की ये लोग बात कर रहे हैं, मिफ्ताह साहब कहते हैं कि ये सरासर झूठ है, बिल्कुल इस किस्म का कोई फिगर नहीं है। जुबैर साहब भी इसी किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये फजूल में लुटियाँ डाल रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि अगर घर घर मुआशी बदहाली से बचाना है तो इमरान खान को उतारना होगा, इसकी हुकूमत को गिराना होगा। अब आप मुझे बताएं कि अपोजिशन इस किस्म का बयानिया क्यों अपनाए हुए है? क्या वाकई एक मतफित्री अमल है उनका? देखिए, उसकी तो मैं अर्ज़ करता हूँ क्यों अपनाए हुए है, अपोजिशन का काम ही यही होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक वजाहत कर दूँ। अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का फ़ोन आया वक्फे में, वो पहले भी फ़ोन कर रहे थे, बार बार घंटी बज रही थी, मुझे बंद करना पड़ा टेलीफोन। उनका ये कहना है कि ये जो चौधरी निसार साहब के करीबी हल्के जो दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। सूरत हाल ये नहीं है कि हमने रुकावट पैदा की, सूरत हाल ये है कि चौधरी साहब ने खुद ही इतना अरसा इसको मुलतवी किए रखा, फिर इसको ठीक तरह से हैंडल नहीं किया। वो कहते हैं कि मुझे जब मैं यानी ये दौर शुरू हुआ, वो स्पीकर बने, तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि कुछ अरसे के बाद मैं फ़ैसला करूँगा तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। वो कहते हैं मैंने इसका ख्याल रखा और 3 महीने गुजर गए, फिर दोबारा उनसे बात की, फिर उन्होंने कहा कि अभी नहीं ले सकता, फिर 6 महीने गुजर गए, फिर सवालात उठने शुरू हुए कि उनकी रुकनीत कायम रह सकती है या नहीं रह सकती, फिर उन्हें तवज्जो दिलाई गई। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने मेरा फ़ोन सुनना ही छोड़ दिया, मैं फ़ोन करता था वो सुनते नहीं थे और जवाबी फ़ोन भी नहीं करते थे। तो फिर ये एक इतना तवील वक्त गुजर गया कि अब ये फितरी तौर पर ये सवाल वजारत कानून से पूछना ही पड़ा कि अब सूरत हाल क्या है, आर्डिनेंस भी आ गया है। तो उन्होंने कहा मेरे साथ उन्होंने फिर भी कोई राब्ता नहीं किया और स्टाफ के किसी आदमी को कह दिया कि फ़लाँ दिन मैं आऊँगा और उस दिन मैं हल्फ लूँगा। उन्होंने कहा वो जो फ़लाँ दिन है तो सरवर साहब तो जा रहे हैं छुट्टी पे, अच्छा। शायद बैरून मुल्क जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो उस दिन मैं तो इजलास बुला ही नहीं सकता, मैं तो स्पीकर हूँगा ही नहीं उस दिन, मैं तो गवर्नर हूँगा, इसलिए मुझ पे इसकी जिम्मेदारी नहीं है। और इसको भी देखेंगे, वो बात उनसे मुकम्मल नहीं हो सकी कि क्या बिल्कुल हलफ की कोई सूरत है बाकी या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझ पे अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है, मैं तो फ़ोन करता रहा और उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं सुना। अब देखते हैं चौधरी निसार साहब इसका क्या जवाब देते हैं। अब तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, वरना उनसे भी रब्ता कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ बात अपोजिशन और अब आपने अपोजिशन की जो बात की है उस पर अर्ज करता। देखिए, इसके तो सारे दलाइल मैंने आपको दे दिए कि अगर ये रिकॉर्ड पे नहीं, अगर रेमिटेंसेस बड़ी हैं या नहीं बड़ी हैं, गंदम की फसल बड़ी है या नहीं बड़ी है, और प्रॉपर अदारों ने ये डॉक्यूमेंट दादोशुमार दिए हैं या नहीं दिए हैं, और आलमी अदारे जो हैं वो इसकी तरदीद IMF क्यों नहीं कर रहा, एशियन बैंक क्यों नहीं कर रहा, वर्ल्ड बैंक क्यों नहीं कर रहा, बैनुल अक़वामी माहिरीन क्यों नहीं कर रहे। देखिए ना, आप इतना बड़ा दावा करते हैं, दुगने तकरीबन 2 गुना जो हमने एस्टिमेट किया तो बढ़ गई है, तो इंटरनेशनल मीडिया को इस पर लिखना चाहिए। बाकी अपोजिशन अगर ये नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी। अब वो कहते,
अच्छा, फिर इसमें वो कोरोना का फैक्टर भूल जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत हम तो वैसे उसकी परफॉर्मेंस तो इमरान हुकूमत की ठीक नहीं रही, यानी उस्मान बुज़दार जैसे आदमी को वज़ीर आला बना देना, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में, किसी छोटी से छोटी रीज़नेबल जॉब पे भी नहीं जा सकता। तो ये परफॉर्मेंस, ये जो काबीना उन्होंने बनाई, वैसे तो इस निज़ाम में हमेशा यही होता रहेगा, हमेशा सदारती निज़ाम में तरक्की हुई है, हालांकि दुनिया भर में जमहूरियत में तरक्की होती है, इसलिए कि हमारे लोग तैयारी तो करते नहीं हैं। लेकिन अपोजिशन की राय की हैसियत इसलिए नहीं है कि अगर कोई सही काम भी इमरान खान ने किया है या किसी भी हुकूमत ने किया है, इमरान खान भी यही करते थे, तो वो तो तरदीद करेगी, इसलिए उस तरदीद को हम कोई अहमियत नहीं देते। वो जो गैर जानबदार माहिरीन है वो कहें या बैनुल अक़वामी अदारे कहें तो फिर हम मान सकते। ठीक है, चलिए। बिलावल भुट्टो के कहने की क्या हैसियत है? बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध के हिस्से का पानी खा गए। कौन खा गया सिंध के हिस्से का पानी? उनके हिस्से से ज़्यादा पानी दिया गया। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, सिंध में तकरीबन 2 गुना पानी खेतों में इस्तेमाल होता है और उनका 50% हिस्सा है और 70% उन्हें मिलता है, यानी जितना मिलना चाहिए उससे 20% ज़्यादा मिलता है। इसके बावजूद तो इन लोगों की क्या साख है कि इनकी बात पे, बाद औक़ात ये दुरुस्त बात भी करते हैं, लेकिन इनकी साख क्या है कि इनकी बात पे एतबार कर लिया जाए? सही, ठीक है। तो क्या हारून साहब, आपने भी एक बात की थी, आलमी मीडिया पे जो खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को हवाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, मगर आप तो बार बार जब भी जिक्र हुआ आपने कहा ऐसा हो नहीं सकता, इनकार कर दिया गया है, मगर ये खबरें जो चल रही हैं इनमें कितनी सदाकत है? देखिए, वो तो पेंटागन के एक अफसर का नाम भी कोट किया गया है कि उससे बात हुई है और उसने कहा है कि इजाज़त दे दी है फ़िज़ाई हुदूद में परवाज़ करने की। अड्डे नहीं दे रहे, अड्डे दे सकते ही नहीं हैं। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में जो है वो ज़ाया हो जाएगी, जितनी जद्दोजहद आपने की है 70 बरस में, ख़ास तौर पे रूसी फ़ौज के दाखिल होने के बाद और अमरीकियों के आने के बाद जितनी कुर्बानियाँ आपने दी हैं, आपकी मईशत को कुछ $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, महाजरत हुई है, पाकिस्तानी मईशत पे बेपनाह बोझ पड़ा। ये मसला आज बना हुआ है कि वैक्सीन लगानी है तो उन लोगों को कैसे लगाएं जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, उसका डेटा ही मौजूद नहीं है। चौधरी शुजात इसमें तवज्जो दिलाते रहे कि भाई इसका कोई डेटा बना लें, इनको आर्जी कार्ड जारी कर दें, कुछ करें, वो नहीं किया। तो अड्डे तो नहीं पाकिस्तान दे सकता किसी सूरत में, लेकिन अपनी फ़िज़ाई हुदूद में परवाज़ करने की इजाज़त दे दी है। उसमें भी एक दिलचस्प बात और भी हुई है। क्या? वो ये है कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने आउट ऑफ ब्लू एक अजीबोगरीब बात कर दी है शाह महमूद साहब ने कि हम अमेरिका से अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं, तस्वीराती शराकतदारी चाहते हैं जो इंडिया के साथ है। वो 2 हरीफ मुल्कों के साथ कैसे तस्वीराती शराकतदारी हो सकती है? ये कैसी बचपने की बात है? उसकी वजह यह है कि हमारी जो अशराफिया है ये हमेशा मगरब की तरफ देखती है, बरतानिया और अमेरिका की तरफ। और इनमें से कितने हैं सिविल सर्वेंट, कितने हैं जिनकी दोहरी शहरियत है, और कितने हैं जिनके बच्चे वहाँ तालीम पाते हैं, और कितने हैं जो कनाडा और अमेरिका और बरतानिया मुंतकिल होना चाहते हैं। इसलिए कि ये इनकी नफ्सियात यही है, मरूबियत की नफ्सियात है और मफादात इसी से वाबस्ता हैं। कितने डिप्लोमेट हैं जो वापस ही नहीं आते, वहीं की शहरियत इख्तियार कर लेते हैं। तो ये दूसरी तरफ ये है, एक दूसरा पहलू है, जब आप भीख मांगते हैं टैक्स आप देते नहीं हैं, यानी टैक्स होना चाहिए कम से कम 8,000 अरब, तमाम बड़े माहिरीन यही कहते हैं। यानी एक दफ़ा डॉक्टर शुएब सडल से जरदारी साहब ने पूछा टैक्स बढ़ सकता है? उन्होंने कहा दोगुना हो सकता है। कितने अरसे में? उन्होंने कहा 1 बरस में। उन्होंने कहा क्या करना होगा? उन्होंने कहा बड़े टैक्स डिफाल्टर को पकड़ना होगा, उसमें आपके 2-3 वजीर भी शामिल है। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं हो सकता तो फिर टैक्स भी नहीं बढ़ सकता। यानी जब आपकी ये सूरत हाल है तो FATF की अमेरिका आपको ब्लैकमेल करेगा। FATF की तलवार आपके सर पर लटक रही है। 27 में से 26 नुकात पे अमल दरामद हो गया, इसके बावजूद FATF की तलवार आपके सर पे क्यों लटक रही है? एक नुक्ता कौन सा है? जब आप ग्रे लिस्ट में हैं तो आपकी बरामदात उस तरह नहीं हो सकती। एक नुक्ता ये है कि जिस तरह हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया, दूसरे लोग जिन पे इल्ज़ाम है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। अब भाई गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? गिरफ्तारी के लिए तो अदालत में जाना पड़ेगा ना, यूं ही थोड़ी पकड़ सकते हैं। और उससे जो बदनज़मी पैदा होगी वो एक ब्लैकमेलिंग की एक तरीक़ाकार है अमरीकियों का, जिसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए कि वो इंडिया की हेजमनी चाहते हैं इस इलाके में। उनका मसला चीन है
जनूबी समुद्रों में वो ट्रबल पैदा कर रहे हैं। अब वो यहाँ से रास्ता बन गया पाकिस्तान से सी पैक का, गवादर की बंदरगाह ऑपरेटिव हो गई, हो रही है और मजीद हो जाएगी। गवादर की बंदरगाह लोग भूल जाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह यानी कैलिफोर्निया से 3 गुना बड़ी होगी, 3 गुना बड़ी। और ईरान का रास्ता खुलेगा, वहां से मिडिल ईस्ट का रास्ता खुलेगा, तुर्की का रास्ता खुलेगा। जब आप तुर्की में दाखिल हो जाते हैं उससे आगे यूरोप है, फिर सेंट्रल एशिया की सारी ट्रेड इस रास्ते से होगी। तो इसलिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उसमें बीच का रास्ता ये निकाला गया है कि फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाए, जो ज़ाहिर है ये तालिबान के लिए ये भी नापसंदीदा फैसला होगा। लेकिन बहरहाल जब आपके हाथ बंधे हुए हों तो आपको इसी तरह के फैसले करने। ठीक है, चलिए हारून साहब, जाते जाते कौम को एक खुशखबरी भी सुना देते हैं जो हमसे पहले ताहिर अशरफ से अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने सुना दी है। उन्होंने कहा है जी कौम को मुबारक हो, हज की इजाज़त उन्हें मिल गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी इजाज़त नहीं मिली है। सऊदी सफारत खाना ने मुझे मैसेज भेजा है सरकारी तौर पे कि मौलाना ताहिर अशरफी जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, इट इज़ इनकरेक्ट। अभी फैसला हुआ नहीं है, गौर जारी है। और अभी तो वो कह रहे हैं, खुद सफारत खाने के अमले ने, मैंने फिर उनसे बात की, उनका सफारत खाने के अमले ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, यानी उसमें से भी तो कुछ लोग जाना चाहते होंगे ना हज पे। सही। तो इसलिए कि वो मसला हल हो जाए चीनी वैक्सीन वाला, तो मैंने उनसे कहा, 2-3 दफ़ा इसरार के साथ कहा उनके तर्जुमान से कि भाई चीनी वैक्सीन तो WHO के उस पे है, पैनल पे है, उन्होंने इजाज़त दी है अक़वाम मुत्तहिदा की। उन्होंने कहा इसका जायज़ा ले रहे हैं और जब ये फैसला हो जाएगा तो फिर इत्तला दे देंगे। इम्कान इसका मौजूद है, लेकिन कोरोना की सूरत हाल को मलहूज़ रखा जाएगा। तो मौलाना ताहिर अशरफी ने बयान जारी करने में ताख़ीर की और उन्हें करना भी नहीं चाहिए था। ये मजहबी अमूर के वज़ीर का काम है। उजलत का मुज़ाहरा कर दिया किया तो जाहिर है लीडर हजरात टेम्पटेशन कहाँ रजिस्टर कर। ये नूरुल हक कादरी साहब का काम है, जो नहायत सीरियस आदमी है और जिम्मेदारी से बात कर। चलिए वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।